नमस्कार। नानाजी देशमुख पुस्तकालय की ओर से स्वाध्याय मंडल का ये जो आयोजन हो रहा है उसके 138वीं कड़ी के प्रथम भाग में 2 दिन पूर्व हमने डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन के पूर्वार्ध के बारे में जाना। जैसा कि पिछली बार मैंने कहा, उनके जीवन के 4 भाग होते हैं। उनमें से उनकी शालेय शिक्षा और कलकत्ता में मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करना, यह जो 2 भाग है, यहाँ उनकी इस बात संबंध में जो उनकी जीवन की घटनाएं हैं उनको हमने देखा। इसके बाद जो 2 भाग होते हैं वह 1916 में जब डॉक्टर जी वापस नागपुर पहुँचे, उसके बाद से लेकर संघ की स्थापना 1925 में हुई, तो ऐसे लगभग 10 साल का यह जो कालखंड है, यह बहुत ही महत्व का ऐसा कालखंड है, क्योंकि उनको क्या करना है आगे, इसके बारे में चिंतन मनन तो प्रारंभ से ही चलता रहा, किंतु डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में और एक जो प्रगल्भता उनमें आई, उसके कारण और इसके बाद में विशिष्ट दिशा और उन्होंने अपने चिंतन को दी। वैसे तो उन्होंने प्रारंभ से ही तय कर लिया था कि मैं घर गृहस्थी के और इसमें पढ़ूंगा नहीं। तो जो 1916 में नागपुर वो पहुँचे, उस समय डॉक्टर बने थे और उस समय डॉक्टर बहुत कम संख्या में थे। यानी ऐसा कहते हैं कि 1916 के आसपास पूरे विदर्भ में, नागपुर और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें केवल 75 डॉक्टर थे। और इतने कम डॉक्टर में और एक और डॉक्टर जो आए तो वह और निश्चित रूप से हमारे लिए यहाँ पे उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा भी लगा। और अपने भावी दामाद के रूप में भी बहुत से वधू पिता जो है उनकी ओर देखते रहे, उसका प्रयास भी करते रहे। वह अपने स्तर पर उनको उत्तर देकर और कर देते थे, किंतु वो पीछे लगे रहते थे। इस समय तक उनके पिताजी जो हैं वो तो नहीं रहे, उसके बाद उनके जो बड़े भाई साहब महादेव जो वो भी नहीं रहे, और उनके एक चाचा जी थे आबाजी नाम से, वही बुज़ुर्ग थे और वह रामपायली में रहते थे। तो उनको उन्होंने जब लोग मानते नहीं थे तो उनको और रामपायली भेज देते थे कि भाई मेरे चाचा जी से आप बात करो, आबाजी से। आबाजी कहते थे कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद में उन्होंने एक पत्र लिखा आबाजी को। उस पत्र में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन की दिशा निर्धारित कर ली है और जो काम मैं करना चाहता हूं वह गृहस्थ जीवन अपनाकर मैं उस काम को अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए मैंने और यह निश्चय किया है। तो जब यह पत्र उनको मिला तो आबाजी भी और उनके मंतव्य को समझ गए, और उसके बाद में और ये जो वधू पिताओं का आना जाना उनके यहाँ था और वह समाप्त हो गया। जब वह कलकत्ता में पढ़ने के लिए थे, मुख्य उद्देश्य तो उनका यही था, डॉक्टर मुंजे ने वगैरह उनको जो भेजा था कि वहाँ पे क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाकर और सशस्त्र क्रांति के मार्ग से अंग्रेज़ों को हटाने का और प्रयास किया जाए। उस दौरान विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारियों से उनका संपर्क बना और उसी संपर्क को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश भर में सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेज़ों को हटाने का और एक प्रयास प्रारंभ हुआ। उसी समय प्रथम महायुद्ध और चालू हो गया था। अंग्रेज़ उसमें फंस गए थे। उन्होंने अपनी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा और महायुद्ध के लिए यूरोप में उनको भेजना पड़ा, और उसके कारण यहाँ पर और ऐसी स्थिति निर्माण हो गई थी कि यदि सब लोग मिलकर जोर लगाते तो अंग्रेज़ों को निश्चित रूप से और छोड़कर जाना पड़ता।
यह बात उनके जो मन में आई तो वह उन्होंने अपने सामने रखी। सशस्त्र क्रांति के जो उनके संपर्क थे वह तो एक तरफ चलती रहे, खास करके कलकत्ता, लाहौर, अमृतसर पंजाब में, और नागपुर और आसपास का जो विदर्भ का क्षेत्र है, इन तीन, ये जो त्रिकोण बनता है, इस त्रिकोण में और उनकी गतिविधियां थी, उनके सतत संपर्क थे, आना जाना था, शस्त्रास्त्रों का, खास करके पिस्तौल और बम इनका, और यहाँ से वहाँ पहुँचाना, यह भी चलता था। और नागपुर के पास में कामठी नाम का और ब्रिटिश सेना का एक बहुत बड़ा केंद्र था, आज भी वो सेना का केंद्र है। तो वहाँ पे कुछ देशभक्त लोगों से उनका संपर्क था, उनके माध्यम से भी, और रिस्क लेते हुए वहाँ से वो शस्त्रास्त्र जो है वो निकाल लेते थे, सैनिकों के वेश में अपने लोगों को भेजकर। तो इस प्रकार का सब काम उनका चलता रहा। उसी समय उसको कांग्रेस उस समय और सबसे बड़ा और ऐसा राजनीतिक दल था, और वह भी अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने का उसका उद्देश्य था। इसलिए कांग्रेस के जो नेता थे उनसे और वह और इस बात को समझाने का उन्होंने प्रयास किया कि इस समय अंग्रेज जो है वो मुश्किल में है, तो इसी समय हमने जोर लगाकर और सशस्त्र क्रांति करना चाहिए। डॉक्टर मुंजे जो उनके गुरुतुल्य थे, उनके सामने भी यह बात रखी उन्होंने, किंतु डॉक्टर मुंजे जो थे वह उनसे सहमत नहीं हुए। डॉक्टर हेडगेवार खून उनका तरुण था, और डॉक्टर मुंजे जो थे वह परिपक्व थे, उन्होंने पूरे देश की स्थिति का आकलन किया था। इसके कारण कह लो या जो भी है, किंतु उन्होंने और डॉक्टर जी को उनके इस से परावृत्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तिलक जी से मिलता हूँ, मेरा सीधा परिचय नहीं है। तो मुंजे जी ने उनको और तिलक जी से मिलने के लिए और अपना पत्र दिया। वह पत्र लेकर तिलक जी के यहाँ पहुँचे, और चूँकि मुंजे जी का पत्र लेकर यह तरुण आया है, यह देखकर और तिलक जी ने और उनका बड़ा आदर सत्कार जैसा ही किया, उनको अपने ही घर में रखा, रहने के लिए कहा, और 3-4 दिन तक वो वहाँ पे रहे। और जब जब समय मिलता था तो इनकी चर्चा होती थी। अब चर्चा क्या हुई यह तो अपने पास कहीं किसी को मालूम नहीं है, किंतु उस चर्चा का जो नतीजा था वह भी यही था कि यह उचित समय नहीं है सशस्त्र क्रांति का। यह और जवाब उनसे लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी वापस नागपुर पहुंच गए, किंतु उन्होंने अपना ये जो अभियान था यह ख़त्म नहीं किया। महायुद्ध चलता रहा, और अंग्रेज़ों की और सौभाग्य से वह उसमें जीत गए, और जीतने के कारण और यह जो बात थी सशस्त्र क्रांति की वह तो ख़त्म ही हो गई। और इस बात को डॉक्टर जी ने भी समझ लिया, और उसके बाद में अपने को दूसरा कोई मार्ग अपनाना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने ये सशस्त्र क्रांति के समय के जो भी उनके कुछ कार्यकलाप थे, जो भी उनकी गतिविधियां थी, उनके जो भी कार्यकर्ता थे, उनको बहुत ही समझदारी के साथ और बड़ी ही गुप्तता के साथ उस पूरे अभियान को उन्होंने समेटा। यह एक बहुत बड़ा और काम हुआ, क्योंकि सशस्त्र क्रांति यानी तो पूरा अंग्रेज जो थे उनके पीछे पड़े ही थे, किंतु सभी शस्त्रों को ठिकाने लगाना, उनके कुछ जो कागज़ वगैरह होंगे उनको ठिकाने लगाना, यह जो लोग कार्यकर्ता उसमें थे क्रांतिकारी, उनकी अपनी जो जीवन है उसको चलाने के लिए और कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करना, ऐसा बहुत बड़ा काम डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया। और वास्तव में यह जो काम है यह उसके बाद अगले 7-8 वर्षों तक चलता रहा, यानी संघ स्थापना के बाद भी 1927-28 तक, और इनको समेटने का काम जो है वो धीरे धीरे चला। और यह और डॉक्टर जी की कुशलता ही थी कि वे इस काम को और अच्छी तरह से समेटने में सफल हुए, और पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। जब यह तय हुआ कि अब सशस्त्र क्रांति का मार्ग हमें अपनाना नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, तो इसलिए उस समय और
जो भारत में कांग्रेस का काम था उसी काम में और लग जाना चाहिए, ऐसा उनका विचार हुआ। और कांग्रेस के द्वारा जो कुछ क्रियाकलाप चलते रहे, उन्होंने सदस्यता भी ली कांग्रेस के लोगों के साथ। डॉक्टर मुंजे भी उस समय कांग्रेस में थे, तो उनका निकट का परिचय था ही। तो इस प्रकार का जो है कांग्रेस के कार्यकलाप में, और उन्होंने अपना हिस्सा लिया, अपना हिस्सा बढ़ाया। कांग्रेस का जो उद्देश्य था वह था कि स्वराज्य प्राप्त करना। स्वराज्य का मतलब स्वतंत्रता नहीं, तो केवल हमें राज्य करने में हमारे लोग भी रहे, हमारे विधानसभाओं में जो है कांग्रेस के भी सदस्य रहे और उनके द्वारा काम हो, तो साम्राज्य के अंतर्गत हमें और राज्य करने का अधिकार मिले, इस प्रकार का। और डोमिनियन स्टेट जिसको कहते हैं उसका और इनका विचार था। किंतु डॉक्टर हेडगेवार जी प्रारंभ से ही इसके पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे कि हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा है वह उचित नहीं है। तो इसी को लेकर वह कांग्रेस में भी और अपना काम करते रहे, लोगों को समझाते रहे। कुछ लोग समझते रहे, कुछ लोग नहीं समझते रहे। मतभिन्नता भी थी, किंतु मतभिन्नता होने के बावजूद भी और मित्रता में कहीं उन्होंने कभी नहीं आने दी। यह एक डॉक्टर जी की विशेषता थी कि सामने वाला व्यक्ति जो है उससे हमारी मतभिन्नता है, मगर वह और हमारा मित्र है, और वह मित्रता उन्होंने और सबके साथ अच्छी तरह से निभाई। उसी समय कांग्रेस के ही एक जो गरम दल जिसको कहना चाहिए उसका जो धड़ा था, तो उसके द्वारा एक हिंदी में भी और कुछ पत्रिका निकाली जाए, ऐसा विचार हुआ। क्योंकि जो राज्य था सीपीएन बेरार, यानी केवल मध्य प्रदेश नहीं था, तो उसमें सेंट्रल प्रोविंस के साथ में बेरार भी था। तो बेरार जो है, या जिसको आज विदर्भ कहते हैं, वो मराठी भाषी था, और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हिंदी भाषी था, जो आजकल जबलपुर वगैरह जिसको हम महाकौशल कहते हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग थे। तो उनके साथ भी अपना संपर्क बने, उनके साथ भी अपने विचारों का आदान प्रदान हो, इस दृष्टि से संकल्प इस नाम से एक हिंदी साप्ताहिक बनाने का और विचार हुआ। और उसके लिए वो जुट गए, और उसके लिए उन्होंने और महाकौशल प्रांत में, यानी महाकौशल अलग से प्रांत नहीं था, मगर महाकौशल के जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में बहुत ही सघन ऐसा उन्होंने प्रवास किया। और उनके साथ में कुछ जो 2-3 कार्यकर्ताएं थे, तो अन्ना जी खोत करके एक थे, जो एक अपनी व्यायामशाला चलाते थे नागपुर में, वह भी उन 12-15 दिन की उनके महाकौशल के प्रवास के दौरान उनके साथ रहे। महाकौशल के प्रवास में उन्होंने वहाँ के तरुणों के साथ अपनी और दोस्ती बढ़ाई, संपर्क किया, और उनको जो संपर्क है उसके बाद भी उन्होंने बनाए रखा। और यह जो संपर्क है, यह 1925 के बाद जब संघ की स्थापना हुई, तो उस समय और संघ का कार्य महाकौशल में फैलाने के लिए और उनके बहुत काम आया। नागपुर में रहते हुए तरुणों को एकत्रित करना और तरुण शक्ति के द्वारा और अंग्रेजों को भगाने का प्रयत्न करना, यह बात ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहाँ पे एक राष्ट्रीय उत्सव मंडल इस नाम की और संस्था भी चलाई। इसमें साधारणतः तरुण विद्यार्थी रहते थे, और इस संस्था में थोड़ी सी संघ की झलक मिलती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि उनके द्वारा जो उत्सव मनाए जाते थे, उनमें से 3-4 उत्सव आज भी और संघ में मनाए जाते हैं। एक तो शिवाजी का जयंती मनाई जाती थी, और शिवराज्याभिषेक दिन, जिसको संघ में हिंदू साम्राज्य दिन के रूप में मनाते हैं, वह भी उस समय मनाया जाता था। इसके बाद में संक्रांति, वह भी संघ में आज मनाई जाती है। उस समय संक्रांति का उत्सव होता था, शस्त्र पूजन का उत्सव होता था, और समर्थ रामदास जी का जो जन्म उत्सव है दास नवमी, वह होता था। अन्य भी कुछ उत्सव होते थे, कुछ सामूहिक जो कार्यक्रम होते थे उनमें भी भाग लेते थे। ऐसा यह एक अच्छा और राष्ट्रीय उत्सव मंडल के नाम से तरुणों का एक बहुत बड़ा दल और डॉक्टर जी ने कुछ ही समय में खड़ा किया। और उस दल में उस समय के जो प्रतिष्ठित नेता थे उनको बुलाकर उनके विचार सुनना, इस प्रकार का भी, और बीच बीच में जैसा अपना यह साप्ताहिक स्वाध्याय मंडल है, इसी प्रकार का भी काम वह होगा। तो उसमें
डॉक्टर मुंजे बुलाए थे, खापर्डे जी थे, और बापूजी अणे, पेड़ से आदि जो उस समय के जो और निष्ठावान और बड़े अच्छे वक्ता के रूप में जिनको जाना जाता था, ऐसे लोग जो थे उनके भाषण वगैरह वहाँ पे होते थे। तो ऐसा यह जो राष्ट्रीय उत्सव मंडल है यह भी काफ़ी लंबे समय से उन्होंने चला। इसके बाद 1920 में और कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में लिया जाए, यह बात तय हुई। इसके पहले 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, होने का तय था, और उस समय और तिलक जी को अध्यक्ष बनाया जाए यह बात सामने आई थी, किंतु गरम दल और नरम दल के और झगड़े के बीच में वह जो अधिवेशन है वह उद्ध्वस्त हो गया, और उसके बाद में सूरत में अलग से अधिवेशन हुआ और उसमें फिर तिलक जी को बुलाया तक भी नहीं था। तो इस प्रकार की वो जो घटना थी 1907 में हुई थी, उसके बाद और आज फिर मौका मिला था कि तिलक जी को और अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, किंतु दुर्भाग्यवश दिसंबर में 1920 में अधिवेशन होने वाला था, उसके 5 महीने पहले ही अगस्त 1920 1 तारीख को और तिलक जी का देहांत हुआ, और उसके कारण उनका वो जो अध्यक्ष बनने वाली बात थी वो वहीं के वहीं रह गई। उनको जब अध्यक्ष नहीं बनाना तो फिर किसको बनाना? तो जो नरम दल के लोग थे, खास करके गांधी जी की जो समूह था वह अपने प्रयत्न में लगा उसी समय, और डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर हेडगेवार और अन्य जो खापर्डे जी थे, कोल्लटकर जी थे, तो यह सब लोग ये चाहते थे कि किसी अच्छे और गरम दल के या कम से कम जो राष्ट्रवादी है और इस प्रकार का व्यक्ति बुलाया जाए। तो उनके सामने नाम आया अपने अरविंद घोष। अरविंद घोष वास्तव में उस समय राजनीति से संन्यास लेकर और पांडिचेरी चले गए थे। हम सब लोग जानते हैं कि वह क्रांतिकारियों के मुकुटमणि थे। बंगाल में जब थे तो उन्होंने क्रांतिकारी में के कार्य में अपना बहुत बड़ा सहयोग किया था, किंतु बाद में और आध्यात्मिक की ओर जब चले गए तो उन्होंने अंग्रेजों के शासन में ही न रहना ऐसा तय करके पांडिचेरी में पहुंच गए। पांडिचेरी उस समय और फ्रेंच समूह, फ्रेंच का उपनिवेश था, तो वहाँ पे वह और सुरक्षा के साथ रह लिए थे। तो उनका नाम जब सामने आया तो उनसे मिलने के लिए डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टर मुंजे जी को साथ लेकर पांडिचेरी पहुँचे। वहाँ पे 4-5 दिन तक रहे। आज की जो परिस्थिति बदल गई है, पांडिचेरी अपने अरविंद जी पहुँचे उसके बाद की, उन सब का उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया, और आज की स्थिति में उनका और कांग्रेस के नेतृत्व संभालने का जो महत्व है वह भी समझाने का प्रयत्न किया। किंतु अरविंद घोष जो है वह आध्यात्म के लाइन पे इतने आगे बढ़ गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब वापस भारत में नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं भारत में आऊँगा तो मेरे को पकड़ा जाएगा और जेल में ठूस देंगे। तो मेरा जो आयुष्य है उसको जो कुछ काम करना है वह जेल में सड़ाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जेल की से वो डरते थे ऐसा नहीं, किंतु वह जो समय है यदि जेल में चला गया तो मैं अपने आयुष्य में जो करने वाला हूँ वह मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार का और उनको और जवाब मिला। तो ऐसा एक और प्रयास भी हुआ। बाद में फिर उसमें अधिवेशन में राघवाचार्य जी को और अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन की पूर्व तैयारी के लिए और नागपुर में ही और एक अच्छा सेवा दल जो है गठित हो जाए, ऐसा प्रयास डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया। उस समय सेवा दल का मतलब ये था कि अधिवेशन के लिए जो कुछ काम करना है वह काम करने वाले लोगों का दल। जिस समय अधिवेशन चलेगा या अधिवेशन के थोड़ा समय पहले और थोड़ा समय बाद तक वो दल रहता था, और कुर्सी टेबल हटाना, बिछाना, दरिया बिछाना, भोजन की व्यवस्था करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, नेताओं के आने जाने की व्यवस्था करना, इस प्रकार के जो कार्यकलाप रहते हैं अधिवेशन के, उन सब कार्यकलापों के लिए कुछ तरुण लोग अपने हाथ में होना चाहिए। इसलिए वह और दल का गठन होता था, और जैसे अधिवेशन समाप्त हो जाता था वह दल और निकल जाता था, बिखर जाता था। डॉक्टर हेडगेवार जी ने सोचा कि यह जो इतनी अच्छी तरुणाई की शक्ति और महीने 2 महीने 3 महीने तक
इकट्ठा होती है उनको फिर वापस विसर्जन कर देना ये कोई उचित नहीं है। तो उन्होंने प्रारंभ से ही यह दृष्टि रखी कि यह जो दल है यह दल और हमेशा के लिए परमानेंट बना रहे और उसके द्वारा और समाज हित के विभिन्न प्रकार के काम भी और हम आगे चलकर कर सकें, इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर उन्होंने और वह जो दल है उस दल का गठन किया। और उस दल के गठन के लिए और उनके साथ में डॉक्टर जी के साथ में अन्य जो कई लोग थे उन्होंने मिलकर और एक डॉक्टर ल वा परांजपे करके थे, वह उस दल के और अध्यक्ष बने और डॉक्टर हेडगेवार जी उस दल के और सचिव जिसको कह सकते हैं ऐसे बने। उन दोनों ने मिलकर उस 1920 के नागपुर के अधिवेशन की तैयारी प्रारंभ की पूरा, और जो उसका सेवा का पक्ष है, व्यवस्था का पक्ष है, वह पूरा संभाला। यही जो ल वा परांजपे हैं यह बाद में और संघ कार्य में भी और डॉक्टर जी के सहयोगी बने और आगे चलकर जब डॉक्टर जी को जंगल सत्याग्रह में जाना पड़ा तो उस समय डॉक्टर जी ने अपने सरसंघ चालकत्व का दायित्व भी इन्हीं और परांजपे जी को सौंपा था। तो ऐसे ही है डॉक्टर परांजपे और डॉक्टर हेडगेवार इन्होंने और पूरी व्यवस्था उसकी संभाली। और इस प्रकार का, मगर उनकी ये जो बात थी कि एक स्वयंसेवक दल जो है वह परमानेंट बना रहे, यह उनकी बात जो है कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आई, क्योंकि स्वयंसेवकत्व की जो कल्पना डॉक्टर साहब की थी वह बिल्कुल भिन्न थी। केवल दरी उठाने वाले और कुर्सी टेबल उठाने वाले लोग ऐसा नहीं था। तो स्वयंसेवकत्व का मतलब और देश के लिए और अपना पूरा तन मन धन लगाकर और देश के हित के लिए और जिंदगी भर काम करने वाला ऐसा व्यक्ति और निस्वार्थ रूप से काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जो है, इस प्रकार की जो स्वयंसेवकत्व की कल्पना है जो बाद में आगे चलकर और संघ की स्थापना में उन्होंने अपना जो किया, संघ की स्थापना की, उस समय उन्होंने और यह स्वयंसेवकत्व की कल्पना को और बलवती किया। किंतु उस समय उनकी और यह स्वयंसेवकत्व की जो कल्पना थी यह कल्पना और साकार नहीं हो सकी और वह जो दल है वह बिखर गया, यानी दल के रूप में नहीं रहा। उनके साथ उस दल में जो कुछ लोग थे वह डॉक्टर जी के अनुयायी बने, डॉक्टर जी ने उनके साथ संपर्क बनाए रखा और बाद में उनमें से कई लोग जो है वो संघ कार्य में भी और लग गए। कांग्रेस में इस समय और जो प्रस्ताव पारित हुआ इस अधिवेशन में वह असहयोग का हुआ कि भाई हमें अंग्रेजों के साथ असहयोग करना है। और यद्यपि डॉक्टर हेडगेवार जी इस मार्ग को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, वो तो पूर्ण स्वतंत्रता और सशस्त्र क्रांति इसी प्रकार का उनका विचार था, किंतु यदि मान लो इस कार्यक्रम से भी और अंग्रेजों को हटाने का प्रयास करने वाले यदि कोई लोग हैं तो उनके साथ और सहयोग करने में कोई हरकत नहीं, ऐसा विचार करके उन्होंने इस असहयोगी आंदोलन के जो समिति थी उस समिति में उनका चुना गया था, उस समिति में रहकर और काम करने का और उन्होंने अपना निश्चय किया। और असहयोग आंदोलन जो हुआ जिसमें मुख्यतः जो अंग्रेजों का पूरा शासन है उसके साथ असहयोग करना, यानी अंग्रेजों की जो न्यायालयीन व्यवस्था है उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। बहुत से वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, बहुत कुछ जज वगैरह थे, उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। अंग्रेजों के जो विद्यालय हैं उनमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम हमारे राष्ट्रीय विद्यालय प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार का और जो है असहयोग आंदोलन जो है वह चला और उसमें उन्होंने अपना पूरा झोंक कर वो काम किया। इसके लिए उन्होंने और गांव-गांव में जाकर प्रवास किया, वहाँ पे और सभाएं की। और इस समय और कांग्रेस के जो लोग थे वह हिंदू मुस्लिम एकता इसके ऊपर बहुत जोर देते थे और इस हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जोर देने के साथ साथ वो केवल हिंदू मुस्लिम एकता समानता के स्तर पर हो ऐसा नहीं था, तो उसमें और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आती थी। उसी समय और खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। अब ये खिलाफत आंदोलन का वास्तव में भारत से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि तुर्कस्तान में एक खलीफा था और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में और तुर्कस्तान जो है वो जर्मनों की ओर से लड़ा,
इसलिए भारत के जो मुसलमान हैं वो खलीफा को मानते थे, इसलिए वह भी और जर्मनी की ओर उनका मानस बन गया और उस हिसाब से अंग्रेज हमारे शत्रु हैं ऐसा उन्होंने माना और इसलिए मुसलमान जो है वो अंग्रेज को अपना शत्रु मानने लगे। गांधी जी ने यह सोचा कि भाई अंग्रेज हमारे भी शत्रु है और अंग्रेज मुसलमानों के भी शत्रु है, तो कॉमन शत्रु है, इसलिए मुसलमानों को भी हमने अपने इस स्वतंत्रता आंदोलन में साथ लेना चाहिए, यह विचार बना। किंतु यह विचार बड़ा सही इस पर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को जो अपना शत्रु माना मुस्लिम समाज ने, वो इसलिए नहीं माना कि उन्होंने हमारे भारत के ऊपर और राज्य किया है, उन्होंने इसलिए माना कि वो खलीफा के ऊपर लड़ रहा है, अंग्रेज जो है वो खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने माना। तो यह जो वास्तव में दृष्टिकोण का अंतर था, इस दृष्टिकोण के अंतर को और डॉक्टर जी अच्छी तरह से समझते थे और लोगों को समझाते भी थे, किंतु कांग्रेस के लोग इसको समझने को तैयार नहीं थे और वह और अंग्रेज अपने मुसलमानों के और तुष्टिकरण में इतने बह गए कि मुसलमानों ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मत कहो, यहाँ तक की बात आ गई। और केवल इतना ही नहीं, तो उन्होंने वंदे मातरम कहना चाहिए, इसलिए हिंदुओं ने अल्लाह अकबर कहो, ताकि वो मुसलमान जो है वो वंदे मातरम कहेंगे। ऐसी भी एक विचार और कई अंग्रेज़ों के नेताओं ने और ली, और उसके कारण हिंदू भी जो थे और भोले थे या क्या कहना चाहिए, उन्होंने भी और अल्लाह अकबर कहना चालू कर दिया। किंतु हिंदुओं के अल्लाह अकबर कहने के कारण मुसलमानों ने वंदे मातरम कहना चालू किया, ऐसा नहीं हुआ और वह बाद में और ठंडा पड़ गया। किंतु कहने का मतलब है कि यह जो खिलाफत आंदोलन है, इसको जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया और उसका प्रस्ताव इस नागपुर की अधिवेशन में पारित हुआ और ये दोनों काम और साथ साथ चलते जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। किंतु वास्तव में हुआ ये कि 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद में अंग्रेज जीत गए, तो उन्होंने और जो एक मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि हम खलीफा को जो है और वह तुर्की की गद्दी पे बैठाएंगे, तो उसके लिए और अंग्रेज मना हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और एक हिसाब से जो खिलाफत आंदोलन जो है वह और समाप्त सा हो गया, क्योंकि वहाँ पे तुर्कस्तान पे जो कमाल पाशा आया, उसने और खलीफा को हटा दिया और खुद उसमें और राज्यकर्ता बन गए। तो यह जो खिलाफत आंदोलन की असफलता है, यह असफलता से यहाँ का मुस्लिम समाज बहुत झल्ला गया और उसने अपना गुस्सा हिंदू समाज पे निकाला और हिंदुओं के ऊपर आक्रमण बढ़ गए। हिंदुओं के साथ दंगा करना, हिंदुओं के संपत्ति को लूटना, उनकी बहू बेटियों को भगा के ले जाना, मार काट करना, यह सब बातें चालू हुई। और उसके बाद 1920 के बाद 21, 22, 23 तक और इस प्रकार के दंगे चलते रहे। उसी समय और मोपला जो विद्रोह जिसको कहते हैं, मोपला विद्रोह कहते हैं, किंतु वास्तव में मोपला विद्रोह नहीं था, वो अंग्रेज मोपला लोगों ने हिंदुओं के विरोध में जो काम किया था, और वह एक बहुत बड़ा वहाँ पे केरल में हिंदुओं को के साथ बहुत बड़े इसमें अत्याचार किए। वह ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर हिंदू समाज को जो सहन करना पड़ा, तो जिस समय मुग़ल शासन यहाँ पे था और मुग़ल शासन समाप्त होने के बाद में हिंदुओं ने राहत की सांस ली थी, तो मुग़ल शासन समाप्त होने के बाद का जो 100-125 वर्ष का जो कालखंड है, उस कालखंड में इतना बड़ा और हिंदू समाज के ऊपर मुस्लिम समाज का आक्रमण नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं इस प्रकार का। और वह जो केरल में जो है मोपलाओं का साथ मोपलाओं ने और हिंदू पे आक्रमण किया, तो यह जो बात है यह भारत में हर जगह दिखने को मिल गई। तो ऐसा ही एक घटना नागपुर में भी हुई। तो नागपुर में शुक्रवार तालाब है, उसके पास में गणेशपेट नाम की एक बस्ती है और वहाँ पे गणेशोत्सव वगैरह मनते हैं। इसलिए एक कार्यालय था गणेश मंडल का, एक छोटा सा कार्यालय था, तो बाकी समय तो उसमें ज़्यादा कुछ चहल पहल रहती नहीं थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान था, उस मैदान पे और धीरे से मुसलमानों ने और एक मस्जिद बना ली। हिंदू समाज की जैसी प्रवृत्ति रहती है, तो उन्होंने कहा ठीक है बना ली क्या होता है।
किंतु यह 1917-18 की बात होगी। यह धीरे धीरे वो मस्जिद बन गई उसके बाद में, और मस्जिद के सामने ये जो गणेश मंडल का कार्यालय था और वहाँ पे गणेश मूर्ति भी थी और वहाँ अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उनको मना करने का काम और मुसलमानों ने चालू किया। वहाँ से रास्ते के ऊपर से और गणेशोत्सव का जुलूस नहीं जाए, इस प्रकार की बात भी आ गई। ये जब सब बात, ये 1921 की बात है, ये जब बात आई तो हेडगेवार जी ने और हिंदुओं को संगठित किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है, हम और जो है और अपना जो जुलूस है और जुलूस के साथ में और हमारे जो वाद्य वगैरह है उनको बजाते हुए हम जाएंगे। और इसका एक वहाँ पे संघर्ष सा हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने हिंदुओं के जो गणेश जी बैठे थे उनको वहाँ से हटाने का आदेश दिया। हिंदू समाज ने गणेश जी तो हटाए नहीं और ये कहा कि जब तक यह जो बंदी है ये हटाई नहीं जाती तब तक हमारे गणेश जी का विसर्जन नहीं होगा, हम यहाँ पे और 10 दिन के बाद जो विसर्जन करना है और नहीं करेंगे। तो यह बात हुई और गणेश जी बैठे रहे, रोज वहाँ पे भजन पूजन चलता रहा, किंतु अंग्रेजों ने बंदी नहीं हटाई। उसके 2-3 महीने बाद और जब कार्तिक पूर्णिमा में वहाँ बड़ा उत्सव होता है और वहाँ पे और दिंडी निकलती है, दिंडी का मतलब जुलूस, वह जुलूस के ऊपर भी बंदी आ गई। और इस समय फिर और हिंदू समाज को संगठित करके और डॉक्टर जी ने सत्याग्रह किया। उस सत्याग्रह के साथ के पीछे वहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण राजे भोसले, उनका भी साथ था, सभी पूरे हिंदू समाज का साथ था और एक बहुत बड़ा हिंदू जागृति का और वह कारण बना। और आखिरी में अंग्रेज शासन को हिंदुओं की बातें मानना पड़ी। तो ऐसा है जो दिंडी सत्याग्रह 1923 में हुआ, वह भी हिंदुत्व की जागृति के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हुआ और उसके साथ में बहुत बड़ी संख्या में और हिंदू युवक जो है वो डॉक्टर जी के साथ में आए। इसके साथ में गणेशोत्सव के साथ में डॉक्टर मुंजे ने राइफल एसोसिएशन भी चालू की थी। उस राइफल एसोसिएशन में भी और यह सचिव के रूप में थे और राइफल की ट्रेनिंग देना, निशानेबाज अच्छे से बनाना, इस प्रकार का काम वहाँ पे होता था। वैसे ही अनाथ विद्यार्थी गृह, ऐसा इस नाम से भी नागपुर में और एक अनाथालय जैसा और वहाँ पे चालू हुआ। फिर बाद में तरुणों में अपना शरीर संवर्धन करें इस दृष्टि से और मल्लशाला जो है व्यायामशाला वह भी खोली और राष्ट्रीय मल्ल विद्या प्रशाला इस नाम से और वर्धा में उन्होंने स्थापन किए। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है कार्यकलाप के द्वारा और वह अपने स्थानीय जो हिंदू समाज है उसको जागरूक भी करते रहे और एक तरुणों की बहुत बड़ी शक्ति और अपने साथ में उन्होंने खड़ी की। उनके दिमाग में उसी समय और हुआ निश्चित रूप से तय हुआ होगा कि मुझे आगे चलकर और ऐसा संगठन बनाना है और उसी की कड़ी के रूप में और उन्होंने इस प्रकार के सब जो कार्यकलाप है वह किए, ऐसा हम और कह सकते हैं। उसी समय और यह जो संगठन बनेगा इसका आधार क्या हो, तो उस समय और अपने सभी जो उनके साथ में थे उनके साथ विचार विमर्श होता रहा, लोगों की बात सुनते रहे और आखिर में यह बात हुई कि हिंदुत्व यही एक इसका आधार हो सकता है और आधार पे ही और हमें और हिंदुओं का संगठन करना है। और एक अच्छी बात भी उसी समय हुई 1923 के ही लगभग, और डॉक्टर स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जो उस समय रत्नागिरी में और स्थानबद्ध थे, अंडमान से तो आ गए थे किंतु वह और उनको स्थानबद्ध करके रखा था। उस समय उन्होंने और कई ग्रंथ लिखे, उसमें से एक जो हिंदुत्व नाम से जो ग्रंथ है वो बड़ा है, हम लोगों से कई लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा। तो वह जो है हिंदुत्व ग्रंथ वह भी 1923 में ही प्रकाशित हुआ और उस हिंदुत्व ग्रंथ को और डॉक्टर जी ने जब पढ़ा तो उनको ध्यान में आया कि मैं जिस दिशा में विचार कर रहा हूँ वास्तव में वही जो दिशा है यह और सावरकर जी की है और यह जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को और सभी तरुणों ने पढ़ना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास उन्होंने किया, उस ग्रंथ की कई प्रतियां मंगवाई और उसका अध्ययन हो, इस प्रकार का प्रयास चला। यह जो हिंदू संगठन की बात उन्होंने रखी, कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग कहते थे कि भाई हिंदू संगठन हो नहीं सकता,
किंतु कई ऐसे समझदार नेता थे कि जो और हिंदू संगठन के विचार को और सही मानते थे और समय समय पर वह अपना जो विचार है वह प्रकट करते थे। उनमें स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने और शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया, शुद्धिकरण है ना जिसको आज हम घर वापसी कहते हैं, ऐसा आंदोलन चलाने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी है। मदन मोहन मालवीय, फिर चित्तरंजन दास, लाला हरदयाल, बैरिस्टर रामराव देशमुख, डॉक्टर मुंजे, स्वामी सत्यदेव, ऐसे कई लोग थे कि जो मानते तो है कि हाँ भाई और हिंदू संगठन होना चाहिए, किंतु कैसा हो और उनका क्या कुछ उत्तर नहीं था। तो ऐसे हिंदू संगठन के स्वरूप के लिए क्या हो, इसलिए और डॉक्टर जी ने अपने जो साथी थे उनके साथ और 3-4-5 दिन तक बैठकर और बड़ा विचार विमर्श किया और हिंदुत्व के आधार पर और राजनीति से परे रहते हुए और तरुणों का संगठन, इन 3 बातों पर और सहमति हुई और उनको साथ लेकर डॉक्टर जी ने यह सोचा कि सावरकर जी से भी इनका इस बारे में विचार विमर्श किया जाए, इसलिए और वह रत्नागिरी गए और सावरकर जी से के साथ भी 3-4 दिन रहकर हिंदू संगठन की अपनी जो पूरी कल्पना है उसके बारे में उनसे और काफ़ी गहराई में विचार विमर्श किया। और उस समय और डॉक्टर सावरकर जी ने उनको आशीर्वाद दिए कि आप बिल्कुल अच्छा काम करने जा रहे हो। इसके साथ में तरुणों को अपने साथ लाने के लिए उस समय व्यायामशालाएं जो चलती थी, उन व्यायामशालाओं के संचालकों के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे और सामाजिक काम करने की रुचि के हिसाब से और जो गणेश मंडल में काम करने वाले जो गणेश मंडल के संचालक थे उनसे भी और उनके अच्छे संबंध थे। तो इन व्यायामशालाओं के संचालक, गणेश मंडल के संचालक और अन्य जो कांग्रेस में उनके साथी थे, इन सबको साथ लेकर और उन्होंने और यह तय किया कि अभी अपन इस संगठन को प्रारंभ करेंगे। और 1925 के विजयादशमी के दिन एक बैठक हुई। उस बैठक में और करीब 17-18 लोग थे और उस समय उन्होंने अपना पूरा विचार सबके सामने रखा और यह कहा कि आज हम संघ प्रारंभ कर रहे हैं। तो 1925 के विजयादशमी के दिन जो संघ प्रारंभ हुआ वो कि संघ स्थान पे नहीं हुआ या उस दिन शाखा लगी, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर जी के घर पर और जो बैठक हुई उस बैठक में और डॉक्टर जी के ये जो सब साथी थे इनके बीच में और विचार रखकर और डॉक्टर जी ने घोषणा की कि आज हम संघ प्रारंभ कर रहे हैं। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे अगले 2-3 वर्षों में और संघ की जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वह प्रारंभ हुई। तो संघ प्रारंभ करना वो तो घोषणा हो गई, मगर एग्जैक्टली करना क्या? तो डॉक्टर जी ने कहा कि भाई हमारा प्रत्येक जो तरुण है वह व्यायामशाला में प्रतिदिन जाएगा और अपनी शरीर संपदा ठीक रहे इसके लिए प्रयत्न करेगा और प्रति रविवार और एक जगह अपन इकट्ठा होंगे। तो उस रविवार को जो इकट्ठा होते थे उसको उन्होंने नाम दिया था राजकीय वर्ग, जिसको आजकल हम बौद्धिक वर्ग कहते हैं। तो उस समय प्रारंभ में उसका नाम राजकीय वर्ग चला। तो उसमें डॉक्टर जी सबके सामने और अपने विचार रखते थे, अपने हिंदुत्व का विचार, अपने देश की परिस्थिति, अपना देश का गौरवशाली इतिहास, बाद में अपने ऊपर जो आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, उन मुस्लिम आक्रमणों के कारण और हमारी समाज की जो स्थिति है वो कैसी बन गई, इस प्रकार का पूरा विचार और संघ का विचार प्रति रविवार वहाँ पे रखा जाता था। बाद में रविवार के साथ साथ वो गुरुवार को भी यह होने लगा। तो ऐसा रविवार और गुरुवार को राजकीय वर्ग और बाकी प्रतिदिन व्यायामशाला में जाना। इसके साथ ही रविवार के ही दिन शाम के समय और लाठी काठी सिखाने के लिए और नागपुर व्यायामशाला के जो संचालक थे अन्ना खोत, वह और लोगों का वर्ग लेने लगे। तो ऐसा लाठी वर्ग भी और प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही और वहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण राव भोसले, उन्होंने कहा कि एक व्यायामशाला से क्या होगा और व्यायामशाला ही खोली जाए। तो उन्होंने कुछ आर्थिक मदद दी और दत्तात्रेय पारुलकर नाम के एक सज्जन थे, उन्होंने और 2 व्यायामशालाएं और खोली, एक महाराष्ट्र व्यायामशाला और एक प्रताप अखाड़ा। इनका उद्देश्य तो
व्यायामशाला चलाना, लोगों में और अपना शरीर सुदृढ़ बने इसका प्रयत्न करना, यह था। डॉक्टर जी का उद्देश्य बिल्कुल अलग था। उनको तो तरुणों का संगठन बनाना था, इसलिए प्रतिदिन व्यायामशाला में जाया जाए ऐसा उन्होंने कहा। जब एक की जगह 2-3 व्यायामशालाएं बन गई और भी कुछ अन्य व्यायामशालाओं में जो लोग जाते थे वह भी और संघ के रविवार के और गुरुवार के राजकीय वर्ग में आने लगे, तो उसमें फिर बात ये आ गई कि मैं महाराष्ट्र व्यायामशाला का हूँ, मैं नागपुर व्यायामशाला का हूँ। तो इस प्रकार अपने व्यायामशाला का अभिनिवेश और उन लोगों में पैदा हो गया और डॉक्टर जी सतर्क हो गए कि अरे भाई यह तो अपन नहीं चाह रहे और यही बात हो रही है। और इसलिए उन्होंने और उसके बाद में और व्यायामशाला में जाने के बजाय हम अपने ही प्रतिदिन किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो, इस दृष्टि से इतवारी दरवाजा स्कूल एक वहाँ पे है, उसके सामने बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में और प्रतिदिन इकट्ठा होना और वहाँ पे फिर खेल खेलना, लाठी करना, इस प्रकार का। और अपना जो संघ का स्वरूप है शाखा का, वह वहाँ पे प्रारंभ हुआ। किंतु अंग्रेजों की वक्र दृष्टि वहाँ भी पड़ी और उन्होंने और वो जो विद्यालय था वहाँ के मैदान में और ये लगाना बना कर दिया। अब क्या किया जाए? तो उस समय ध्यान में आया कि मोहिते का जो बाड़ा है, वो खंडहर जो पड़े हैं वह है अभी भी वहाँ पे। जिस समय डॉक्टर हेडगेवार जी और मुंजे जी क्रांतिकारों के काम में लगे थे, उस समय उस खंडहरों का उपयोग क्रांतिकारी लोग करते थे अपनी गुप्त बैठकों के लिए और अपने अन्य कार्यकलापों के लिए। तो वह डॉक्टर जी के भी दिमाग में था, मुंजी जी के भी दिमाग में था। तो उन्होंने फिर और ये तय किया कि इन खंडहरों के एक हिस्से को साफ करके और यहाँ पे अपन संघस्थान बनाया जाए। और यह लगभग 1 साल 1.5 साल बाद वहाँ पे और वह संघस्थान बना जो आज हमारा और मुख्यालय है संघ का। तो ऐसा वह, इसके साथ ही फिर प्रार्थना, शाखा में प्रार्थना भी हुई। तो प्रार्थना, चूँकि वह जो नागपुर था वहाँ 2 भाषाएं चलती थी, मराठी और हिंदी, तो इसलिए वो जो प्रार्थना थी वह हिंदी और मराठी की थी। बाद में आगे चलकर जब संघ का अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ उस समय और सन 1939 में, यानी लगभग 14 वर्ष के बाद, और संस्कृत की आज की जो संघ की प्रार्थना है वह बनी। उसी समय संघ के द्वारा, संघ का नाम भी उस समय तक नहीं लगा था और नाम रखने की बात इसलिए आई कि नागपुर के पास में रामटेक नाम का एक स्थान है और वह राम का बड़ा भव्य मंदिर है और वहाँ रामनवमी को अच्छी यात्रा होती है, 15-20 दिन चलती है, किंतु उसमें बहुत भयंकर अव्यवस्था रहती थी। और अव्यवस्था तो थी ही, किंतु उसमें मुस्लिम गुंडे जो है वह हिंदू स्त्रियों को और तंग करते थे, लूटमार भी करते थे। वहाँ के जो मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु है वह अपने हरी चद्दर फैलाकर और लोगों से ज़बरदस्ती चंदा उगाने का काम भी करते थे। इन सब को देखकर और डॉक्टर जी के मन में आया कि हमारे संघ के संस्थकों ने इसकी व्यवस्था हाथ में लेना चाहिए। और वह व्यवस्था हाथ में लेने के लिए और उन्होंने प्रयास किए। उस समय उनको और अपने इस दल का नाम क्या हो, कि किस नाम से हम ये काम करेंगे, वहाँ पे पुलिस के लिए और अनुमति लेना तो किस नाम से ली जाए, यह सब बात जब सामने आई तो अपने इसका संघ का कोई ना कोई नाम होना चाहिए, यह आवश्यकता प्रतीत हुई। और अप्रैल महीने में 1926 में, यानी लगभग 5 महीने बाद और एक बैठक हुई। उस बैठक में सब लोगों से और विचार विमर्श हुआ, किसी ने कुछ नाम सुझाया, किसी ने कुछ नाम सुझाया और बाद में उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह नाम और बना। उसके बाद जो रक्षाबंधन का उत्सव आया तो उस समय रक्षाबंधन महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। वास्तव में रक्षाबंधन यह जो है यह राजस्थान, राजपूताना, यहाँ पे बहुत भयंकर, बहुत अच्छा से प्रचलित है। किंतु ये जो भाई बहन का और स्नेह और प्यार है, वही प्यार और वह स्नेह हर संसद में रहे, इसको विचार करते हुए उन्होंने वहाँ पे अपने यहाँ भी और रक्षाबंधन का और प्रचलन किया और रक्षाबंधन का उत्सव जो है संघ में मनाया जाने लगा। 1926 में ही, यानी संघ को प्रारंभ होकर कुछ ही समय हुआ था, उस समय नागपुर के अलावा भी कुछ जगह शाखाएं प्रारंभ हो गई थी। तो वैसे ही नागपुर से पास में एक आरवी नाम का स्थान है, अपने दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जो है वह वहीं के हैं। तो उस आरवी में और मुसलमानों का दंगा हुआ और जैसा दंगे में होता है तो वैसा ही और मुसलमानों ने
और हिंदू समाज पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ पे एक छोटी सी क्यों न हो संघ की शाखा थी और उसमें कारण और हिंदुत्व की जागृति कुछ लोगों में आई थी और कुछ लोग जो है उसका प्रतिकार करने के लिए खड़े हो गए। मुसलमानों के लिए यह बड़ा आश्चर्य की बात थी कि हम जब हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं तो प्रतिकार होगा ही नहीं, यही मुँह मान के चलते थे। इसीलिए और 100-200 की हिंदुओं की भीड़ के ऊपर और 3-4 ही लोग जो है और पिल पड़ते थे और वो 100 की भीड़ भग जाती थी, ऐसा जब इतिहास था। तो उस समय उन्होंने देखा कि हिंदू प्रतिकार कर रहे हैं और उस समय फिर मुसलमानों को वो अच्छी ठुकाई हुई। उनमें से 3 मुसलमान मारे गए और फिर केस हुआ और वहाँ के जो डॉक्टर मोहरीर है उनको उसके कारण सजा भी हुई, एक आगे का इतिहास है। किंतु हिंदू संगठन थोड़ा सा ही प्रारंभ होते हुए और किस प्रकार से और पूरा समाज प्रतिकार के लिए उठ खड़ा होता है, यह एक छोटी सी झलक 1926 में ही और आरवी में दिखाई दी। और इससे भी एक बहुत बड़ा और जो घटना है 1927 में नागपुर में हुई, उसमें भी और मुसलमानों ने और हिंदुओं के उस समय वहाँ जो त्यौहार मनाया जाता था महालक्ष्मी का त्यौहार, जिसमें और घर के सभी जो जेवर वगैरह है वह भगवान को चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती थी, तो उसको लूटने का, क्योंकि बक्से में से निकलकर और भगवान के ऊपर आ गए हैं सब जेवर, बड़े आसानी से हमें मिल जाएंगे, यह सोचकर और उन्होंने योजना बनाई। किंतु 1.5 साल हो गया था, संघ के संयोजक जागरूक थे, डॉक्टर हेडगेवार जी का और जो मार्गदर्शन था, उन्होंने कहा कि भाई हमें और सचेत रहना चाहिए, आंखें खोलकर हमें इसमें घूमना चाहिए। तो यह जो बात थी, इसके कारण संयोजकों को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ दाल में काला है और संयोजक जो है गुप्तचर के रूप में और उनके बीच में जाकर उन्होंने पूरी योजना का पता लगाया और उसके हिसाब से और संघ के संयोजकों ने तैयारी भी की। और वह जो हमला होने वाला था, उस हमले जैसे ही हमला हुआ वैसे उस मुसलमानों के जुलूस के ऊपर और हिंदू जो संयोजक थे वह लाठी लेकर पिल पड़े। तो ऐसा एक अभूतपूर्व दृश्य हिंदू समाज ने देखा। केवल 1.5 साल हुआ था, किंतु 1.5 साल में के संगठन में भी इस प्रकार का परिवर्तन समाज में और दिखा। संघ की काम बढ़ाने के लिए, संघ की शिक्षा होने के लिए और ओटीसी नाम का, उस समय ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप कहते थे, आजकल संघ शिक्षा वर्ग कहते हैं, ऐसा पहला ओटीसी और नागपुर में उसी समय लगा। उसमें केवल 17 संयोजक थे, वहाँ पे कोई रात को रहने की वगैरह ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सुबह आओ, 3-4 घंटे अपने शारीरिक कार्यक्रम करो, घर जाओ, नहा धो के आओ, खाना खा के आओ, फिर दोपहर के 4 घंटे जो है बौद्धिक वर्ग, चर्चा वगैरह सत्र ऐसा होता था। शाम को फिर संगस्थान, फिर खाना खा के जाओ और बाद में फिर दूसरे दिन सोए। इस प्रकार का वो वर्ग रहा और 17 संयोजकों ने ऐसा वर्ग किया। तो यह जो संघ शिक्षा वर्ग प्रारंभ हुआ, उसके बाद में संघ की जो प्रतिज्ञा है वह 1928 के मार्च महीने में पहली बार हुई। संयोजकों से कहा गया, संघ डॉक्टर जी ने कहा कि हमें ये काम करना है और जीवन भर काम करना है, तो हमें कोई न कोई प्रेरणा के रूप में, हमारे को एक पाथे के रूप में और प्रतिज्ञा होना चाहिए। और इसलिए उस समय से संघ की जो प्रतिज्ञा है वह प्रारंभ हुई 1928 में। और आषाढ़ पूर्णिमा के समय और गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया उस समय। और भगवादेश हमारा गुरु है, यह बात डॉक्टर जी ने सामने रखी। और 28 के ही विजयदशमी के समय और संचलन का और निकला। तो ये 2-3 वर्षों में यह जो आज संघ के कार्यक्रमों की रचना हम देखते हैं, हमारे रक्षाबंधन का उत्सव, विजयादशमी का उत्सव, शस्त्र पूजन का उत्सव और बाकी संघ की प्रतिज्ञा, यह सब बातें, गुरु पूजन, यह सब वहाँ धीरे धीरे और बनने लगा था। इसके बाद में साथ में ही काम अपना आगे बढ़ता गया। कार्यकर्ता जो है वह और प्रवास करने लगे, डॉक्टर हेडगेवार जी भी प्रवास करने लगे। और 1929 में यानी 4 वर्ष बाद एक ऐसी स्थिति बनी कि इनकी पूरी कोई अच्छी से व्यवस्था जो है वो बनाई जाए, क्योंकि संगठन को आगे बढ़ना है तो एक ठोस आधार व्यवस्था का बने, यह बात सामने आई। और 9 और 10 नवंबर 1929 में एक बैठक और आयोजित हुई नागपुर में ही। ढोके महाराज का एक मठ है, उस मठ में यह बैठक हुई। उसमें विचार विमर्श तब हुआ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और संघ के लिए एक न कोई और महत्व का
एक न एक नहीं, एक ही व्यक्ति कोई और संघ का प्रमुख इस प्रकार से होना चाहिए, यह विचार भी सामने आया। किंतु वह व्यक्ति कौन हो यह उस बैठक में तो तय नहीं हुआ, किंतु उस बैठक की समाप्ति के समय और शाम के समय संघस्थान पर, और जब सब लोग खड़े थे, डॉक्टर हेडगेवार जी भी थे, ध्वज लगा हुआ था, तो उसी समय और डॉक्टर जी के जो साथी अप्पाजी जोशी, उन्होंने सबको संघ दक्ष ध्वजाभिमुख ऐसी आज्ञा देकर और आद्य सरसंघ चालक प्रणाम 1 2 3 ऐसा करके, और डॉक्टर हेडगेवार जी को सभी लोगों ने प्रणाम किया। यह बात डॉक्टर जी को नहीं मालूम थी, बाकी अन्य संस्थकों को तो मालूम थी, उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे अपने को करना है। तो यह बात देखकर और डॉक्टर हेडगेवार जी बड़े भौचक्का रह गए। बाद में उन्होंने अप्पा जी से कहा, अरे आपने ये क्या किया? तो बोले हमने जो किया बहुत सोच समझ के किया है। तो इस प्रकार और डॉक्टर हेडगेवार जी जो है वह सरसंघ चालक बन गए। उसी समय फिर उनके सहयोगी के रूप में सरकार्यवाह भी चाहिए, तो बालाजी हुद्दार सरकार्यवाह बन गए, और मार्तंडराव जोग जो है वह सरसेनापति, यानी जिसको आजकल हम अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख कह सकते हैं। तो ऐसे 3 जो है अखिल भारतीय अधिकारी की उस समय और घोषणा हुई। उसी समय और डॉक्टर हेडगेवार जी और कांग्रेस में भी काम करते ही थे, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए और कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया 1930 के 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, ऐसा प्रस्ताव और किया। पहली बार कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हुआ, जो केवल डोमिनियन स्टेट की मांग करती थी, और उन्होंने और यह प्रस्ताव पारित किया 1929 के अधिवेशन में कि 26 जनवरी 1930 को और जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। यह देखकर और डॉक्टर जी को बहुत आनंद हुआ, और उन्होंने संघ के सभी संस्थकों को, उस समय तक 1929 तक तो आसपास के 8-10 जिलों में और संघ का काम बढ़ गया था, हर एक के संघ चालक जो थे उनको और पत्र लिखकर कहा कि यह एक बहुत अच्छा आनंद का विषय है, और हमने अपनी शाखा पर और यह 26 जनवरी 1930 के दिन और स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, और हमारे संस्थकों के सामने और उद्बोधक ऐसा भाषण भी हो। और उसके साथ ही और कांग्रेस ने चूंकि यह प्रस्ताव पारित किया है, तो कांग्रेस का अभिनंदन किया जाए, इस प्रकार का प्रस्ताव भी उसमें पारित किया जाए। इस प्रकार की बात हुई, और उस 26 जनवरी को 1930 के दिन और कांग्रेस को अभिनंदन करने का प्रस्ताव भी हर जगह पारित हुआ। उसी समय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन के ही जैसा एक नमक सत्याग्रह का भी ऐलान हुआ, क्योंकि नमक के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, और इसलिए उस टैक्स को उसका विरोध करने के लिए और नमक सत्याग्रह हो। तो क्या हो नमक सत्याग्रह? तो हम नमक बनाएंगे। तो नमक कैसे बनाएंगे? तो समुद्र का जो खारा पानी है उसको हम गर्म करेंगे और उससे नमक बनाएंगे, और वो जो नमक है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे। इस प्रकार की बात आई, और इस नमक सत्याग्रह का बहुत विरोध हुआ। किंतु डॉक्टर जी के मन में एक बात आई कि भाई नमक सत्याग्रह तो केवल वही लोग कर सकते हैं, या केवल उसी क्षेत्र में हो सकता है जो समुद्र के किनारे है। पूरा भारतवर्ष जो है वहाँ के लोग क्या करेंगे? तो उस समय और जंगल में भी और एक फॉरेस्ट एक्ट बना था, वह पहले बन गया था, और उसमें यह कहा था कि ये जो फॉरेस्ट है यह पूरी संपत्ति सरकार की है, इसमें कोई भी जो है बिना उसका टैक्स दिए और जो वनोपज है वह ले नहीं जा सकता। इस प्रकार का रहा। तो पहले जो अपने गाय के लिए और पशुओं के लिए चारा भी ले जाते थे उनको भी बना हो गया। उसका कुछ विरोध बापूजी अणे ने उस समय किया था, क्योंकि बापूजी अणे यवतमाल के थे और यवतमाल पुसद उसके आसपास जंगल था। तो यह जो बात है, यह बात इनके मन में आई, और उन्होंने कहा कि यदि नमक सत्याग्रह हो रहा है तो हम क्यों न जंगल सत्याग्रह करें। और इस प्रकार की बात आमने सामने रखकर और उन्होंने जंगल सत्याग्रह का आयोजन 1931 में किया, और खुद जाकर और जंगल में जाकर उन्होंने और घास को काटा। वो एक प्रतीक के रूप में था, जैसे एक बर्तन भर समुद्र का पानी लेकर हम उसको गर्म करके नमक बनाएंगे, वैसे ही हमने घास काटा। उसके बाद डॉक्टर जी को और पकड़ा गया, क्योंकि आपने कानून तोड़ा है, और इसलिए उनको बाद में और जेल हुई। 1 साल तक वह जेल में गए।
जेल में यह सत्याग्रह प्रारंभ होने के पहले ही और उन्होंने व्यवस्था कर दी थी। एक तो अपने सब जो वरिष्ठ लोग हैं कार्यकर्ता उनसे विचार विमर्श भी किया था और उन्होंने कहा था कि मैं जेल में जाऊंगा तो संघ का काम कौन करेगा, संघ का काम तो बंद नहीं होना है। तो डॉक्टर ल वा परांजपे जो है वह सरसंघ चालक के रूप में काम करेंगे ऐसा और उन्होंने घोषित किया। और परांजपे जी ने और उसके बाद में और सरसंघ चालक के रूप में जब तक डॉक्टर जी जेल में रहे 1 साल भर तक उस समय वह काम उन्होंने निभाया। तो इस प्रकार का और धीरे धीरे संघ का काम आगे बढ़ा। वास्तव में अभी इतना आज का तो समय हो गया है तो विषय पूरा कर लीजिए। हाँ, विषय पूरा करने के लिए वास्तव में 1 घंटा और चाहिए, किंतु एक बहुत ही शॉर्ट में 5-7 मिनट में और मैं अपनी बात रखता हूँ। जब कभी अगली बार मौका मिलेगा तो केवल यह जो 1925 से 1940 तक का जो कालखंड है उसके बारे में कभी और विचार विमर्श अपन कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में। तो इसके बाद में और संघ का कार्य पूरे भारतवर्ष में फैले, इसलिए डॉक्टर जी ने और यह बात तरुणों के सामने रखी कि आप जो है पढ़ाई के लिए और दूसरे गांव प्रांतों में जाओ। तो किसी को लाहौर भेजा, किसी को बनारस भेजा, किसी को मद्रास भेजा। तो ऐसे विभिन्न स्थानों पर और संघ के स्वयंसेवक गए, वहाँ पे रहकर उन्होंने और वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ पे अपनी पढ़ाई भी की और वहाँ पे लोगों से मित्रता करके संघ का बीजारोपण किया। और इस प्रकार से जो बीजारोपण हुआ वह हर प्रांत में पहुँचा। उसी समय बनारस में भैया जी दानी पहुँचे थे और वहाँ पे और बाद में अपने जो सरसंघ चालक में गुरुजी वह उस समय वहाँ पे प्राध्यापक के रूप में थे। तो भैया जी दानी ने वहाँ शाखा चालू की। तो उन्होंने और गुरुजी को जो है अपने संघ के कार्यक्रमों में बुलाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे वह संघ के निकट आए। बाद में 2 साल बाद जब उनका वहाँ का कार्यकाल समाप्त हुआ गुरुजी का, तो वह फिर वापस नागपुर में आए। तो नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनके साथ संपर्क किया और उनको ध्यान में आया कि एक बड़ा अच्छा कार्यकर्ता और हमें और यहाँ प्राप्त हो रहा है। और बाद में उनका घनिष्ठ संपर्क बनता रहा। धीरे धीरे संघ के कार्य के साथ उनको जोड़ते गए, विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी दी गई। पहले नागपुर नगर का महानगर का कार्यवाह बनाया, बाद में संघ शिक्षा वर्गों में सर्वाधिकारी बनाए। इस प्रकार से धीरे धीरे और वह संघ के निकट आ गए। और बाद में हम सब लोग जानते हैं कि 1940 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी का देहावसान हुआ उस समय और डॉक्टर जी ने और जब देख लिया कि अपना अंतिम समय आ गया है तो उसके पूर्व ही डॉक्टर जी ने सभी बाकी लोगों से विचार विमर्श करके यह तय किया कि भाई मेरे पीछे और डॉक्टर अपने गुरुजी जो हैं वह सरसंघ विचारक के रूप में रहेंगे। तो इस प्रकार का और गुरुजी जो है 1940 में डॉक्टर जी के देहांत के बाद में सरसंघ चालक बने और बाद में और संघ के कार्य में संघ के विस्तार में और एक अलग प्रकार का अध्याय प्रारंभ हुआ। तो ऐसा यह और डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन अपन ने देखा। उनके आखिरी के जो 8-10 साल है उसको हम डिटेल में नहीं देख पाए। तो अगली बार और आपके आयोजक जब भी मेरे को मौका देंगे तो उस समय और 1 घंटे का वह भी जो है मैं फिर से और रखने के लिए तैयार हूँ, ताकि और डॉक्टर जी का चरित्र एक समग्र रूप से अपने सामने आ जाए। तो इस प्रकार का ऐसा यह जो प्रेरक महापुरुष प्रेरणा पुरुष डॉक्टर हेडगेवार जी है, तो उनके बारे में अपन ने बहुत ही संक्षेप में जाना है वास्तव में। और उनके बारे में जो कुछ पुस्तकें वगैरह हैं, उनके जीवन चरित्र लिखे हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके उपलब्ध हैं। उन सबको पढ़ना चाहिए हम लोगों ने और पढ़कर और उनसे उनकी जीवन से और स्फूर्ति लेना चाहिए। तो यही प्रार्थना करके और मैं अपना यहाँ पे और समाप्त करता हूँ।